everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to our channel Next Toppers. जिस लेवल का एक्साइटमेंट आप लोग दिखा रहे हैं ना, चाहे वो मेल्स हो, मैसेजेस हो, कमेंट सेक्शन हो, इंस्टाग्राम की स्टोरीज हो, भाई साहब वो एक्साइटमेंट हम फील कर पा रहे हैं। हम स्क्रीन के इस तरफ है, आप स्क्रीन के उस तरफ हो, उसके बावजूद भी वो फील हो रहा है कि नेक्स्ट टॉपर्स ओलंपियाड, वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट ओलंपियाड, एंड वी आर गोइंग टू मेक इट। यस, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, बेसिकली आगे आपको आपके प्रशांत भैया, श्रुत भैया भी मिलेंगे कि आखिरकार नेक्स्ट टॉपर्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। क्या इसके लिए बहुत अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा, सर कोचिंग लग जाए क्या? तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं सिंपल सी, क्या कि आप जो हो आपको वो अपने आप को प्रेजेंट करके इस ओलंपियाड में अपीयर करना है। जी हाँ, कोई कुछ अलग से ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको अलग से क्या बोलते हैं कि तैयारी करना शुरू करना पड़ेगी, रेमेडियल क्लासेस लगेंगी। पॉइंट ये है कि हम वो टैलेंट सर्च करना चाह रहे हैं जो अपने लेवल पे बेस्ट कह सकते हैं कॉम्पिटिटिवनेस रखता है, सही मायने में जो पढ़ा है उसको अप्लाई कर सकता है, और उसी तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे बड़े सिंपल तरीके से हमने आपको बताया था क्या कि नेक्स्ट टॉपर्स ऐप पे जाओगे जब आप, तो एप्लीकेशन पे आपको क्या, एप्लीकेशन पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, एप्लीकेशन पे सारी चीजें मिल जाएंगी। वेबसाइट पे भी अगर आप जाओगे तो आपको ओलंपियाड का क्या है पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे, और उन डिटेल्स को जब आप देखते हैं तो ये हमने आपको एनरोल करने के तरीके के साथ साथ जब हमने लाइव आके नेक्स्ट टॉपर्स ओलंपियाड की पूरी जानकारी दी थी तब बताया भी था कि स्टेज 1 जो होगा, तो वंस यू आर एनरोल्ड 8 सितंबर को आपका स्टेज 1 होगा, 1 घंटे का टेस्ट होगा जिसमें 2 सेक्शन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स और जनरल नॉलेज एंड साइंस। तो एक सेक्शन में लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, दूसरे सेक्शन में जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन क्या होंगे, सिलेबस यही है। क्वेश्चन क्या होंगे सर, जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ लें, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स में क्या कर लें, ये वाला टॉपिक आएगा नहीं आएगा? तो देखो मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं, क्या कि कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स पे चीजें बिल्डअप होगी। मतलब मैंने आपको बताया ना कि जो बेसिक मैथ्स है उस बेसिक मैथ्स को आप अगर ट्विस्ट करके मॉडिफाई करके पूछा जा रहा है तो आपने जितना पढ़ा है आज तक उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आप उसको किस तरह से अप्लाई कर रहे हो। मैथ्स के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आगे और बेहतर बता देंगे आपके मैथ्स के अध्यापक आपको। लेकिन अब जैसे जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, तो जनरल नॉलेज में क्या आएगा, जनरल नॉलेज में क्या आएगा, तो उस चीज को अगर जैसे मैं आपको समझाऊं तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या होगा कि उस तरह के टॉपिक्स जो हमारे डेली लाइफ में हम देख रहे हैं, जो हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, समझते हैं, स्कूल के सिलेबस में होता है, करंट अफेयर्स में होता है, न्यूज़पेपर में होता है, हम बातचीत करते हैं, वो वाले टॉपिक्स, वो शायद करंट अफेयर से जुड़ा हुआ हो सकता है, जो आपने अभी ताजा ताजा क्या है अपने पापा के साथ चाय पे न्यूज़पेपर पीते हो डिस्कस किया हो, अगर आप डिस्कस करते हो। तो सिलेबस ऐसे सिलेबस जनरल नॉलेज मतलब जो बेसिक है, वैसे ही आपको साइंस और मैथ्स का भी आगे बता देंगे और लॉजिकल रीजनिंग का भी। तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 ईयर प्लान्स, ये आप 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी, 11th 12th, अगर आप 11th 12th ह्यूमैनिटीज वाले हो, 9th 10th में सोशल साइंस तो पढ़ ही रहे हो। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो ये 5 ईयर प्लान्स की चीज हम पढ़ते आए हमेशा से कि हाँ 5 साल के प्लान बनाए जाते हैं। अब जैसे अगर आप देखोगे तो 3 स्टेटमेंट दिए और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूएसएसआर, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल। द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन द पार्लियामेंट। इसमें से इनकरेक्ट क्या है स्टेटमेंट? तो देखो पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हाँ 5 ईयर प्लान हमने यूएसएसआर से इंस्पायर होकर अडॉप्ट करे थे। ये एक बेसिक चीज है, जिसको बेसिक जनरल नॉलेज है वो ये समझ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो किसी एक टॉपिक तक स्पेसिफिक नहीं है, जो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होंगे। सेम गोज फॉर साइंस एंड मैथ्स आल्सो। उसके क्वेश्चंस के भी आपको टाइप आपके प्रशांत भैया, श्रुत भैया बताएंगे आगे। क्लियर हुआ? तो अब जैसे अगर आप देखें यहां स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड नहीं था। वो किस मॉडल पर बेस्ड था? हैरोल्ड टॉमर मॉडल पे। तो इस तरह के क्वेश्चन। अब जैसे एक और सवाल दूं मैं आपको, तो नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में आप आए दिन न्यूज़पेपर में सुनते हैं सारी चीजें। तो एक नीति आयोग के ऊपर सवाल आ गया जो कि एक जनरल नॉलेज बेस्ड है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके किसी किताब के सिलेबस के मोहताज नहीं है, वो एसेंस रहने वाली है। दिस इज वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट ओलंपियाड, जिसमें आप क्या देख रहे हैं, जिसमें आप वो माइंड छाटने का प्रयास करेंगे जो माइंड अवेयर है। जरूरी नहीं आपको ये टॉपिक आएगा तो ही आपसे क्वेश्चन बनेंगे, अगर आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी रखते हो तो आपसे बनेंगी चीजें, उस तरह के सवाल होंगे। जैसे अगर आप देखेंगे नीति आयोग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015 बाय रिप्लेसिंग द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया।
अब आपको इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं उस कमीशन के, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर द वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल इन रोटेशनल वे। तीनों स्टेटमेंट में से अगर आप जैसे देखेंगे इनकरेक्ट क्या है, तो पहला और तीसरा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि नीति आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये वो व्यक्ति जो अवेयर है तो वो जानता है कि हाँ पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग आ गया, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड या फिर कॉन्स्टिट्यूशनली कह सकते हैं ना, इस बॉडी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। समझ में आया? चीफ मिनिस्टर वाइस चेयरमैन होते क्या? नहीं, वाइस चेयरपर्सन जो है तो एक सिविल सर्वेंट हो सकते हैं, और भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताना मुझे कि अभी वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपकी अवेयरनेस पर बेस्ड है, जनरल नॉलेज पर, जनरल अवेयरनेस पर बेस्ड होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपके जीके वाले सेक्शन में आएंगे। सिमिलरली साइंस में और मैथ्स में क्या आएगा वो अब आपको आगे समझ में आएगा। बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सैंपल क्वेश्चंस के थ्रू सिलेबस का एक आइडिया समझ में आ गया। जो आप परेशान हो रहे हो कि क्या सिलेबस होगा, कैसे करेंगे वो सारी चीजें, तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना है, जो हो जैसे हो वही अपना बेस्ट देना है। ऑल द बेस्ट। मैथ्स और साइंस के बारे में जान लो। देखो, अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो जैसे तुम पूछ रहे थे ना कि भैया यार सिलेबस क्या होगा, ये सब लॉजिक एग्जांपल से समझाता हूं, तुम एग्जांपल समझ में आएगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स, इनमें से कौन से लेटर का वाटर इमेज, उसकी मिरर इमेज और उसकी वाटर इमेज जो है इट इज सेम एज द मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल लेटर। नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, एक बार ध्यान से पढ़ोगे ना, खुले दिमाग से पढ़ोगे, समझ में आएगा। मैं तुम्हें एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। पहला ऑप्शन लेते हैं, तो पहला ऑप्शन है पी। तो अगर मैं पी की क्या लेना है हमें? सबसे पहले वाटर इमेज लेनी है। सबसे पहला काम है वाटर इमेज लेनी है। तो पी की अगर मैं वाटर में कैसा दिखता है? ये उल्टा दिखता है, तो पी की ये वाटर इमेज हो गई। वाटर इमेज का क्या बात लेना है हमें? अब इसकी हमें मिरर इमेज लेनी है। वाटर इमेज के बाद मिरर इमेज लेनी है, तो इसकी मिरर इमेज जो होगी वो ऐसी होगी। फिर इसकी हमें क्या करना है? तीसरा पार्ट, अब ये जो मिरर इमेज मिली है इसकी वाटर इमेज लेनी है, तो इसकी वाटर इमेज क्या होगी? ये कुछ ऐसी बन जाएगी। तो हमें फाइनली जो पहला केस, पहले 3 स्टेप दिए हैं, उन 3 स्टेप से हमें ये मिल गया। हमसे पूछा है ये जो मिला क्या ये सेम है? इज इट सेम एज मिरर इमेज ऑफ ओरिजिनल लेटर? ओरिजिनल लेटर क्या था? ओरिजिनल लेटर था पी, और पी की मिरर इमेज क्या है? ये है। तो ये पूछ रहा है क्या ये और ये सेम है? हाँ जी बिल्कुल सेम है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में है, तो मतलब सेकंड भी चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं क्यू के बारे में चेक करूं, देखना वापस से, क्यू के बारे में चेक अगर मैं करूं तो क्यू का सबसे पहले क्या लेंगे? वाटर इमेज। तो इसकी वाटर इमेज, सबसे पहले इसकी वाटर इमेज, तो वाटर इमेज क्यू की हो गई कुछ ऐसी, है ना? ये क्यू ऐसे लिखा है ना, क्यू ऐसे है, ठीक है? तो वाटर इमेज क्यू की कुछ ऐसी हो गई। फिर इसकी हमें क्या लेनी है? मिरर इमेज। तो इसकी मिरर इमेज लें, तो इसकी मिरर इमेज बिल्कुल कुछ ऐसी हो जाएगी। फिर उसकी वाटर इमेज, तो उसकी वाटर इमेज ले तो कुछ ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है? ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसकी इमेज कुछ ऐसी होगी, है ना? ये मैंने ये वाली लाइन अलग बना दी, इसको ये, अगर ये ऐसी है, अगर ये ऐसा है, तो ये ऐसा ही दिखेगा, ठीक है? ये हो गई। तो अब ये फाइनली मिला है। अब ये किसके बराबर चाहिए? क्या इसके मिरर इमेज के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। अब देखो यार, ये क्यू जो है ये ऐसे जा रही है डंडी, उसको मत मानो, क्यू को तुम बिल्कुल सीधी डंडी मानो, ठीक है? तो ये इसके भी बराबर आ रहा है, ठीक है? अभी हम इसमें चलो मान लो थोड़ा डाउट भी है, तो ओ का चेक कर लेते हैं, इसमें थोड़ा डाउट है तो ओ का चेक कर लेते हैं। अगर ओ भी होगा तो ए और सी, ए तो है ही, सी भी हो गया तो फिर ऑल ऑफ दी सी होगा। ओ का अगर हम चेक करें तो ओ की पहले हमें लेनी है वाटर इमेज, यही हो गई। इसकी लेनी है मिरर इमेज, ये हो गई। इसकी लेनी है वाटर इमेज, ये हो गई। और ओ की हम अलग से मिरर इमेज ले लें तो ये है। तो क्या ये और ये बराबर है? बिल्कुल बराबर है, तो सी भी आंसर है, मतलब बी भी होगा, तो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। क्या मेरे पास समझ में आई? तुम देखोगे बहुत ही लॉजिकल सवाल है। एक तुम खुद करो, इसको खुद ट्राई करना। ये सवाल है, इस सवाल को तुम खुद ट्राई करना, ठीक है? इसमें कुछ नहीं है। 15 लोग ऐसे खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग खड़े हैं। राम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ किशन इज सेंडिंग टू द फोर्थ पोजिशन फ्रॉम राइट। तो राइट से फोर्थ पोजिशन, तो 1 2 3 4, तो पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन। तो ये किशन यहां पे खड़ा है और राम जो है वो इससे तीसरे पे, 1 2 3, तो राम यहां खड़ा है। तो इस तरह से जब तुम करोगे ना, इस तरह से जब तुम करोगे तो तुम्हें इसका आंसर जो है वो 11 बनता हुआ दिखेगा।
तो ये सारी चीजें जो है ये सारी लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे जिसमें तुम्हारा कोई ऐसा सिलेबस नहीं होगा कि 9th का बच्चा इसे सॉल्व कर पाएगा या 10th का ही कर पाएगा या 11th का ही कर पाएगा, 12वीं का ही कर पाएगा। लॉजिकल है, अगर तुम दिमाग लगा के खोल के बैठ के करोगे, दिमाग खोल के करोगे, बहुत आराम से होगा। इसके लिए हमने एक तरह से मॉक टेस्ट भी आपके लिए वेबसाइट पे डाल दिया है, जिसको आप देख के ये पता कर सकते हो कि हाँ यार इस तरह के पैटर्न के सवाल होंगे। nexttoppersolympiad.com पे जाओगे, उसमें आपको वहां पे एक मॉक टेस्ट भी दिखेगा। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, सजेशन ये है कि सारे के सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करना, क्योंकि जब तुम अटेम्प्ट करोगे ना तुम्हें समझ में आएगा अच्छा यार इस लेवल की चीजें भी दुनिया में हो रही हैं, तो एक एक्सपीरियंस मिलेगा और वो जो सर्टिफिकेट होगा और वो जो गिफ्ट्स होंगे उसकी एक अलग वैल्यू होगी। साइंस का आपके प्रशांत भैया बता रहे हैं, उसको देखिए। तो अब बात करते हैं साइंस के सिलेबस के बारे में कि साइंस के अंदर क्या क्या पूछने वाले हैं, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स की मदद से। अभी तक वैसे आपको इस ओलंपियाड के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई होगी, आपको ये भी पता चल गया होगा ये ओलंपियाड देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप अपने ब्रेन के स्किल्स को चेक कर पाओ कि आप कितनी अच्छी आपकी मेंटल एबिलिटी है, कितनी अच्छी आपकी जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है। ये सारी चीजें आपको पता चल पाएगी, जैसे अपने फ्यूचर के आप प्लान्स बहुत अच्छी तरीके से बना पाओगे। ठीक है, तो एनरोल तो आप कर ही लेना, बट साइंस के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत बात कर देता हूं कि जो ओलंपियाड है साइंस में क्या क्या होने वाला है इसके अंदर। तो एक क्वेश्चन मैं आपको फॉर एग्जांपल दे देता हूं। वैसे देखो आप मॉक टेस्ट ऑलरेडी देख सकते हो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर, बट फिर भी एक आपको बता देता हूं एग्जांपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू लिखा है बेटा, देखना, नॉट ट्रू फॉर द रोबोटिक यूज इन मेडिसिन। मतलब देखो कोई सिलेबस नहीं है, जनरल है कि कौन सी चीज सच नहीं है रोबोटिक्स के यूज में इन मेडिसिन। तो अब आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और आपको बताना है कौन सा ट्रू नहीं होगा। तो जैसे हमने पहला ऑप्शन पढ़ा, ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट्स कैन क्लीन एंड डिसइंफेक्ट सर्विसेज। जो आजकल रोबोट्स आ गए हैं वो मोबाइल फोन्स वगैरह क्लीन वगैरह एकदम कर देते हैं, तो ये बात तो सही है। अगला क्या है? टेली प्रेजेंस रोबोट यूज फॉर सर्जरी, बिल्कुल यूज किया जाता है, जो रोबोट्स हैं वो सर्जरी के लिए यूज की जाती हैं। अगली चीज, असिस्टिव रोबोटिक कैन हेल्प डॉक्टर आइडेंटिफाई डिसीजेस, बिल्कुल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिनकी वजह से हम डिसीजेस को पता करते हैं। और लास्ट, प्रोस्थेटिक हेल्प्स बाय सप्लाइंग ड्रग्स टू द पेशेंट बॉडी, ये नहीं कर सकता अभी रोबोट, अभी के टाइम पे ये करना पॉसिबल नहीं है, तो यानी आंसर होगा डी। तो क्वेश्चन उतने आसान नहीं होंगे बट लॉजिकल होंगे, कोई सिलेबस नहीं है कि हाँ आपके इस बुक के इस एनसीईआरटी के इस पेज में से सवाल है, नहीं, ना ही ये सवाल आपको गूगल पे मिलने वाले हैं, सबसे अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये देखो बहुत लॉजिकल सवाल है और ये डेली बेसिस के सवाल है। जैसे कि 2023 में भी वर्ल्ड कप हुआ था, उसके अंदर क्या हुआ कि ग्लेन मैक्सवेल जो था आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, उसके साथ हुआ कि उसके पैर में बहुत दर्द होने लग गया, तो इस वजह से वो रन नहीं काट रहा था। तो वो किस वजह से हुआ था? उसके नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे, जैसे कि ही फॉल्स बिकॉज ऑफ फास्ट रनिंग एंड प्रेशर, क्या उसके पास गेम का बहुत ज्यादा प्रेशर था, उसकी वजह से नहीं भाग पा रहा था वो, या फिर ही फॉल्स ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सम सेल्स, उसकी बॉडी के कुछ सेल्स के अंदर एनर्जी की कमी थी, या फिर फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, या फिर दिस फिनोमिना ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉमन इन एथलीट। इन चारों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? आपको पता चल गया पहली स्टेटमेंट तो एकदम बेकार है ना, वो तो सच नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेशर थोड़ी ना था उससे, मेनली हुआ क्या था, ये एकदम बेसिक साइंस है कि वो ज्यादा भाग रहा था, ज्यादा रन ले रहा था और बहुत ज्यादा शॉट्स मार रहा था, तो क्या हुआ, उसके क्रैम्प्स हो गए थे पैर के अंदर, जो कि होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। तो ऑब्वियस सी बात है 2, 3, 4 ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी इसका आंसर होगा क्या? बी, 2, 3 एंड 4। इस टाइप के सिंपल, लॉजिकल और दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आएंगे। उतना आसान ओलंपियाड नहीं होगा, बट अगर है आप में दम तो करो इसमें एनरोल और चेक करो अपनी ब्रेन पावर, और इसके गिफ्ट्स वगैरह आपको पता ही है यार, तो बहुत इंपॉर्टेंट ओलंपियाड होने वाला है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू एट राउंड 3। राउंड 3 में आप हमारे पास आ रहे होगे, मिल रहे होगे, लाइव बहुत सारी चीजें होंगी और क्विज शो होगा हमारा, तो आ रहे हो ना आप सब? तैयार हो जाओ, एनरोल कर लो और मिलते हैं। और आई होप कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स राउंड 3 के अंदर आ पाए और हमसे मिल पाए। शुक्रिया एवरीवन, आज की वीडियो यही है। Our gully se next stopper. 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 Our gully se next stopper.